ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज न्यूज और आपके साथ मैं हूं नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आज सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बंद घर में चोरों ने किया हाथ साफ, लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर हुए फरार। ताजमहल की सुरक्षा पर खड़ा हुआ सवाल, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी हैं खामियों का अंबार। ऐसन बना प्रदेश का पहला बीएससी नर्सिंग कॉलेज। 1 नवंबर से शुरू हो रही प्रवेश प्रक्रिया में 40 सीटों पर होंगे दाखिले। और महज दिखावा साबित हो रहे हैं महापौर के दौरे, निरीक्षण वाले इलाकों को भी नहीं मिल पा रही राहत। और अब खबर विस्तार से। थाना जगदीशपुरा के सेक्टर 7 में झूलेलाल पार्क के सामने चोरों ने एक मकान के ताले चटकाकर लाखों की ज्वेलरी और हजारों की नकदी पार कर वहां से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकान मालिक और किराएदार दीपावली मनाने गांव गए हुए थे। जब देर रात पड़ोस में रहने वाले लोगों ने देखा तो मकान के ताले चटके हुए थे। उन्होंने इसकी सूचना मकान मालिक और किराएदार को दी। मकान मालिक जब घर लौटे तो उनके होश उड़ गए। दरअसल मामला सोमवार देर रात का है। अंजलि पाल और तरुण त्यागी के घर को चोरों ने निशाना बना दिया और लाखों की ज्वेलरी और हजारों की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है और चोरों की तलाश में जुट गई है। मैं दीपावली के त्योहार पे घर गए तो सुबह फोन पहुंचा, तो बस वैसे ही फोन पहुंचे वैसे ही आए। यहाँ देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा, सारा जीवन, नकदी, बर्तन और कपड़े सब गायब। लगभग कितने का माल चला गया? लगभग कम से कम 1.5-1.15 के आसपास तो चांदी, और मतलब ये 3-3.25 लाख के आसपास सब चला गया। कोई कैश भी रखा हुआ था? कैश भी रखा था, बच्ची की गुल्लक थी, उसमें 8-9 हज़ार रुपये, मतलब वो भी सब फोड़ फाड़ कर ले गए। हम लोग दिवाली पे अपने गांव गए हुए थे, तो हमने यहाँ से बगल में पड़ोसी ने उन्होंने बताया कि आपका ताला टूटा पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे आके देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, सब चीज़ गायब थी। कहाँ आगे ताले टूटे हुए? ये नीचे के 3 गेट, नीचे के सबसे पहले मेन गेट का टूटा पड़ा हुआ था, और नीचे के 3 गेट हैं उनके टूटे पड़े थे, और ऊपर के ताले और कुंदी सब। लगभग क्या चला गया? लगभग कम से कम 5-6 हज़ार रुपये कैश थे, और कुछ सामान चला गया है, बर्तन वगैरह। विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल, जिसकी सुरक्षा में हर वर्ष करोड़ों रुपए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी में तैनात कर्मी कितने लापरवाह हैं, ताज न्यूज की ये रिपोर्ट इसका एक उदाहरण है। ताजमहल हिंदुस्तान की एक बेशकीमती स्मारक है, जिससे हिंदुस्तान को हर वर्ष करोड़ों रुपए की राजस्व की प्राप्ति होती है। वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार ताजमहल की सुरक्षा के लिए हर वर्ष करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाती है। अब ताज सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी ताजमहल की सुरक्षा को लेकर कितना सजग है, इस बात का पता तो इस बात से चलता है कि एक गाड़ी बिना किसी रुकावट के ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार तक जा पहुंची। इस गाड़ी पर किसी भी प्रकार का कोई पास नहीं था। इस गाड़ी पर केवल भारत सरकार लिखा था। वहीं देखने में गाड़ी किसी बैंक की कैश वैन मालूम पड़ रही थी। ये गाड़ी जो कि ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, किसी भी सुरक्षा कर्मी ने हटाने की जहमत नहीं की। लेकिन जैसे ही ताज न्यूज की कैमरे की नजर इस गाड़ी पर पड़ी तो ये गाड़ी पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गई। वहीं इस तरह की घटना ने एक बार फिर से ताज सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि आखिर ये गाड़ी बिना किसी पास के ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार तक कैसे जा पहुंची। क्या किसी ने इस गाड़ी को आते नहीं देखा? और अगर ये गाड़ी किसी की अनुमति से अंदर आई भी थी तो मीडिया की नजर में आते ही वहां से रफू चक्कर क्यों हो गई? इन सभी बातों के मद्देनजर ताज सुरक्षा एक बार फिर से सवालों के कटघरे में खड़ी हो चुकी है।
अब देखने वाली बात तो ये है कि प्रशासन इन सुरक्षा कर्मियों की इस लापरवाही पर क्या कार्यवाही करती है। मोती कटरा नाला शहर के बड़े नालों में गिना जाता है, जहां से शहर के कई इलाकों का पानी डिस्चार्ज होता है, लेकिन निगम की लापरवाही के चलते आज भी इस नाले में पेठे का वेस्ट और जूते की कतरन डाले जाने से नाला गंदगी से पटा पड़ा है। लेकिन महापौर महज यहां का दौरा कर हर बार क्षेत्रवासियों को आश्वासन की घुट्टी पिलाकर रवाना हो जाते हैं। यह है शहर के बड़े नालों में शुमार नाला मोती कटरा, जो सालों से नगर निगम की लापरवाही की मार झेल रहा है, तो वहीं क्षेत्रवासी भी गंदगी में जीने के लिए मजबूर हैं। नगर निगम ने जूते की कतरन को नाले में जाने से रोकने के तमाम इंतजामात किए थे, लेकिन सब धरे रह गए और आज भी नालों में कतरन का फेंकना लगातार जारी है। साथ ही यहाँ बनने वाला पेठा भी इस नाले और क्षेत्रवासियों के लिए नासूर बना हुआ है। इस बारे में जब क्षेत्रवासियों से बात की गई तो वो महापौर का दौरा महज दिखावा बताते नजर आए। मार्च के महीने में साफ होते हैं नाले, वो खाना पूर्ति हुई, साफ हुए, वो नाम मात्र के लिए साफ करने के लिए उन्होंने 2-4 गाड़ी उन्होंने उठाई। फिर जो 2-4 गाड़ी यहाँ पड़ी रह गई, उनको करीब 6 महीने बाद उनको फिर उठवाया गया। हम 100 चक्कर मारने के बाद जब उठवाया गया वो। महापौर से जब इस नाले के बारे में जानकारी मांगी और नाला सफाई को लेकर सवाल किया तो वो इसे लोगों की आदत बताते नजर आए। उनका कहना था कि लोगों में जागरूकता की कमी है। हमने कई बार इस नाले को साफ कराया है, लेकिन लोगों की हठधर्मिता के चलते हर बार नाला गंदगी से अट जाता है। हम जल्द ही लोगों को जागरूक करने के साथ इस नाले को एक बार फिर साफ कराने के आदेश जारी करेंगे। बहुत लंबे टाइम से यहाँ का रोड टूटा पड़ा था, इसके लिए मैंने निर्देश देखा। बहुत अच्छा खूबसूरत पूरा टाइल द्वारा रोड बनाया गया है और काफ़ी मंदगति चला है, लेकिन नाले का निर्माण दोनों ओर से चल रहा है। दूसरा साइड से चल रहा है और उधर उस साइड से चल रहा है जो नई की मंडी वाली साइड है। अब इस नाले को कब तक साफ कराया जा सकेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इस नाले को लेकर लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है, जो कभी भी किसी बड़े आंदोलन का कारण भी बन सकता है। महापौर इंद्रजीत आर्य ने मोती कटरा वाल्मीकि बस्ती का दौरा कर वहां व्याप्त समस्याओं का जायजा लिया ताकि समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। साथ ही महापौर के आदेश के बाद वहां बने नए खरंजे को भी देखा गया और यहां से होते हुए नाला निर्माण कार्य में बढ़ती गई अनियमितताओं की जाँच कराने की भी बात कही गई। महापौर इंद्रजीत आर्य सोमवार को मोती कटरा वाल्मीकि बस्ती पहुंचे और यहां हो रहे नाला निर्माण कार्य और क्षेत्र में नए बनाए गए खरंजे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि महापौर ने इस नाले और क्षेत्र में टूटी पड़ी सड़कों को ठीक कराए जाने के आदेश दिए थे ताकि यहां के लोगों को राहत दी जा सके। अपने निरीक्षण के दौरान महापौर इंद्रजीत आर्य ने क्षेत्रवासियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली। हमने समस्या जो बताई थी वो आधा तो काम हो चुका है और कुछ अभी समस्या बाकी रह गई है। अब वो 2-4 दिन 10 दिन में मेरे साहब ने बोली काम स्टार्ट हो जाएगा, वो समस्या पूरी हो। समर की मांग यहाँ उठ रही थी। समर की मांग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाती है। समर नहीं है, प्लेटफॉर्म में वो खराब पड़ा, मेरे साहब ने बोल दिया वो 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। महापौर के द्वारा कराए गए कार्यों से वहां के निवासी काफी संतुष्ट दिखाई दिए। उनका कहना था कि महापौर के प्रयास से ही आज यहां के हालात सुधरे और खराब पड़े हैंडपंप को भी जल्द ठीक कराए जाने का महापौर ने भरोसा दिलाया है। अपनों पे सितम और गैरों पे करम वाले मुहावरे के साथ इन दिनों एडीए विभाग अपनी कार्यवाही को अंजाम देने में लगा है। इसी क्रम में जहां व्यस्ततम बाजारों में हो रहे अवैध निर्माणों पर विभाग की कोई कार्यवाही नहीं दिखाई दे रही, ऐसे में एमजी रोड पर बने अवैध निर्माण को एडीए अधिकारियों ने कार्यवाही करते हुए सील कर दिया। आखिर व्यस्ततम बाजारों में हो रहे निर्माण पर कब कार्यवाही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आगरा विकास प्राधिकरण ने एमजी रोड पर इस इमारत पर कार्यवाही करते हुए सील करने की कार्यवाही को अंजाम दिया। विभाग ने इस इमारत को सील करने का कारण इस इमारत में सिर्फ व्यावसायिक कार्य ही करने की अनुमति होने की बात कहते हुए बताया कि मालिक राजेश कुमार की राजेश साइंटिफिक लैब के नाम से ये प्रतिष्ठान है, जिस पर राजेश कुमार ने बिना अनुमति इस इमारत पर कई मंजिला इमारत बना दी, जिसके कारण इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। जिस भवन या इमारत का जिस इस्तेमाल के लिए नक्शा पास किया जाता है, उस पर सिर्फ वही गतिविधि का होना जरूरी है। इनका एक व्यावसायिक मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हुआ है फरवरी 81 में, तो बिना उसकी वैधता बढ़वाए और इन्होंने निर्माण कार्य शुरू कर दिया था, जिस पर प्राधिकरण द्वारा नोटिस की कार्रवाई की गई। इनको काम बंद करने के लिए कहा गया, नहीं बंद उन्होंने किया तो पुलिस कार्रवाई भी की गई। पुलिस में 2 बार इनकी शिकायत की गई है कि ये निर्माण कार्य नहीं बंद कर रहे हैं।
गौरतलब है कि हर क्षेत्र में आगरा विकास प्राधिकरण के जेई और एई की तैनाती की जाती है ताकि ऐसे अवैध निर्माणों को होने से पहले ही रोक दिया जाए। लेकिन इस तरह के निर्माण जिन्हें बनने में लंबा समय लगता है और बनकर तैयार भी हो जाते हैं, बावजूद इसके विभाग के जेई और एई पूरी तरह से अनभिज्ञ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आते हैं। ये बात खुद एडीए के अधिशासी अभियंता राजीव दीक्षित भी मानते हैं और जल्द कार्रवाई की बात भी कहते हैं। बहुत सारे जो निर्माण हैं उनमें मैक्सिमम के मानचित्र स्वीकृत हैं। स्वीकृत मानचित्र से हट करके कुछ थोड़े बहुत जो रेविशंस हैं उनकी कार्रवाई हमारे यहाँ से की गई है। उनको रोकने के लिए भी कहा गया है। कंपाउंडिंग के भी बहुत सारी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, कुछ निर्माण सील भी हुए हैं, तो कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं। शहर में कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, लेकिन विभाग की नज़र कम ही वहाँ तक पहुँच पाती है। आपको बता दें कि शहर में कई इलाके ऐसे भी हैं जहां ना तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है और ना ही कंपाउंडिंग। अब ऐसे में विभाग कैसे उन अवैध निर्माणों को रोक पाता है, ये देखने वाली बात होगी। अवैध निर्माणों पर एडीए की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन ये कार्रवाई कुछ स्थानों तक ही सिमट कर रह गई है। यही कारण है कि व्यस्तम बाजारों में होने वाले अवैध निर्माणों पर एडीए की नज़र नहीं पड़ रही। शायद यह कहें कि एडीए अधिकारियों की कुछ मेहरबानी के चलते उनको अभी सील नहीं किया गया। बहरहाल देखना ये होगा कि एडीए अधिकारियों की जो नज़र है कब तक ऐसे अवैध निर्माणों पर पड़ती है जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। बहरहाल अपने साथी नीरज वर्मा के साथ कपिल अग्रवाल, ताज न्यूज़, आगरा। उत्तम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट के समर्थन में एकजुट होने लगे लोग, जिसके पड़ोसियों ने उन पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। इस संबंध में बुलाई गई प्रेस वार्ता के दौरान उत्तम ग्रुप के समर्थकों ने वादियों को झूठा करार दिया। इस मौके पर एकजुट हुई महिलाओं ने उत्तम ग्रुप को सामाजिक बताते हुए खुलकर उसका पक्ष लिया। विगत दिन उत्तम इंस्टीट्यूट के मालिक के बेटे पर लगे यौन उत्पीड़न के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। आरोपी का समर्थन करते हुए उनके पड़ोसियों ने खुलकर बचाव किया। पूरे मामले पर संदिग्धता जताते हुए पड़ोसियों ने युवती के चरित्र पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए। रविवार को इंस्टीट्यूट की एक छात्रा ने मालिक के बेटे पर यौन उत्पीड़न सहित कई अन्य आरोप भी लगाए थे। हम चाहते उत्तम सिंह वैसा को न्याय मिलना चाहिए। आखिर न्याय किस तरीके से? न्याय इन्होंने गलत आरोप लगाया उन पर। किसने गलत लगाया? सपना बंसल जो बेटी है उनकी, सांची बंसल, उन्होंने गलत आरोप लगाए हैं उनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए। आज तक उस सपना बंसल के बाप का पता नहीं है किसी को। पूरी कॉलोनी के बाप कौन है इसका? उस सपना झांसी में थी, अपने पति को प्रॉपर्टी मरवा के और पूरी मार्केट बेच के ले आई। उसने फिर कमला नगर का एक करा था, उसकी भी ले ली, उसको भी छोड़ दिया। फिर एक और पकड़ा था, चौथा। और बेस क्लियर सबकी नज़रों के सामने किया। और वैसे कितने की कोई पता नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, उसकी कोई धंधा नहीं है, यही सिर्फ धंधा है। मामले पर संज्ञान देते हुए थाना सिकंदरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरे घटनाक्रम के बाद उत्तम इंस्टीट्यूट के मालिक के आवास के नजदीक मंदिर पर क्षेत्रीय महिलाओं ने घटना पर खेद प्रकट किया। आरटीओ कार्यालय पर सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों की फिटनेस विभागीय आरआई द्वारा होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। कार्यालय पर विभागीय अधिकारी अपने अपने कैबिन में बैठकर आराम फरमाते हैं और उन्हीं के निजी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बनकर अधिकारियों का काम संभालते हैं और जनता को लूटते हैं। आरटीओ विभाग के आगरा कार्यालय पर सरकारी कर्मचारियों ने निजी कर्मचारियों को नौकरी पर रखा हुआ है, जो सरकारी अधिकारियों के कहने पर सरकारी पद के व्यक्ति वाला कार्य करता है। वैसे तो आरटीओ कार्यालय के हर विभाग में यही माहौल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं वाहनों की फिटनेस चेक करने वाले विभाग की। हम आपको दिखाएंगे भी, लेकिन उससे पहले एआरटीओ प्रशासन का ये बयान सुन लीजिए। इसके लिए हमारे विभाग में संभागीय निरीक्षक तकनीकी व्यवस्था की गई है, जो आरआईटी के रूप में कार्य करते हैं और वही वाहनों की फिटनेस सर्टिफिकेट और वाहनों की फिटनेस संबंध में सारी देखरेख करते हैं, सारी जांच करते हैं। उसके इंजन के संबंधित जांच और उसकी बाहरी जांच, जो कि आवश्यक चीज़ें होती हैं, और उसके पश्चात जाँचों पर जब वाहन फिट पाई जाती है, सही पाई जाती है, तब उसके लिए फिटनेस सर्टिफिकेट उनके द्वारा जारी किया जाता है।
ARTO प्रशासन जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। वाहनों की फिटनेस का जिम्मा संभागीय निरीक्षक तकनीकी का होता है, लेकिन अब जरा वो देखिए जो हमारे कैमरे ने देखा। कैमरे पर दिखाई दे रहे ये व्यक्ति ना तो RI हैं और ना ही सरकारी कर्मचारी, फिर भी पूरे अधिकार से वो काम कर रहे हैं जो RI साहब को करना चाहिए। साथ ही ऐसे ही तमाम निजी कर्मचारी पूरे कार्यालय में मौजूद हैं जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की आज्ञा पाकर जनता को लूटने का गोरख धंधा करते हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में रुक करेंगे एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए ताज न्यूज के साथ। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो BPL राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, ADA कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, ADA अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में ADA अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, ADA हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719 000022। विभागीय अधिकारियों के आदेश इन दिनों चालक और परिचालकों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। विभाग द्वारा हाल ही में किए गए एक बसों के रूट परिवर्तन के चलते इनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। मानसिक परेशानी के साथ साथ बस चालकों को यात्रियों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। हाल ही में हुए महानगर बसों के रूट्स में परिवर्तन ने चालक परिचालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। महानगर बस अधिकारियों के नए आदेश के बाद से सिटी बसों को 2 मार्गों पर बांट दिया गया है, जिसमें माजदा और टाटा की बसें और मार्कोपोलो की बसों के अलग अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। जैनर्म अधिकारियों ने ट्रैफिक के दबाव को कम करने का हवाला देते हुए इन रूट परिवर्तन की बात कही। यारम साहब ने हमारे ने जो आदेश दिए हैं वो साईं की तकिया से और ईदगाह कैंट होके गाड़ी चलाने के लिए, सुराज माजा और टाटा के लिए
और एसी और नॉन एसी के लिए कहा है कि सीधे प्रतापपुरा चौराहे से गाड़ियाँ कैंट जाएंगी। तो इसी प्रकार ये गाड़ियाँ सभी चल रही हैं। रूट डाइवर्जन के चलते भगवान टोकी चौराहे से संचालित होने वाली सिटी बसों में से माजदा और टाटा की बसों को साई की तकिया चौराहे से ईदगाह होते हुए डाइवर्ट किया गया है, जबकि मार्को पोलो बसों को साई की तकिया चौराहे से प्रतापपुरा होते हुए रखा गया है। वहीं चालकों की माने तो इस रूट परिवर्तन के चलते कई बार जाम के झाम से घंटों जूझना भी पड़ रहा है, साथ ही यात्रियों के गुस्से का भी शिकार होना पड़ रहा है। समस्या ये आ रही है, यहाँ नामनेर चौराहे पे यहाँ पे रूट डाइवर्सन किया है हमारा, वहाँ पे तो हमारे अधिकारियों ने किया है। ये पता नहीं अधिकारी अपने अपने ऊपर से हटा देते हैं। उन्होंने किया, आरएम साहब ने किया, आरएम साहब मतलब ऊपर बता देते हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी उतनी अथॉरिटी नहीं है। पर हम जो जिस रूट से जा रहे हैं वहाँ पे वो जहाँ दुकानें लगा दी हैं, अवैध दुकान लगा दी है, तो इतना ट्रैफिक है वहाँ पे, यात्री परेशान हो रहा है बहुत, और हमसे यात्री गाली देता है और बदतमीजी करता है हमसे। यात्री एक घंटा जाम में हो जाता है वहाँ पे। अगर साफ तौर पर बात पूछे तो आपके अधिकारियों के आदेश आपकी जान की मुसीबत बन चुकी है। हाँ सर, इतनी जान की मुसीबत है सर का, वो सर गाली देती है सवारी। एमजी रोड से ट्रैफिक के दबाव को कम करने का हवाला देते हुए विभागीय अधिकारियों ने जहां अपना पल्ला झाड़ दिया है, वहीं इन आदेशों ने चालक परिचालकों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जिसके चलते कई बार चालक परिचालकों को बसों के बड़े आकार के कारण संचालन में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। मगर महानगर बस अधिकारियों का क्या, उन्होंने तो आदेश पारित किए और काम खत्म। अब इन आदेशों पर कर्मचारी किस तरह पालन कर पा रहे हैं, इससे उन्हें कोई सरोकार नहीं। भाईदूज के पर्व के बाद अपने घर लौटी बहनों को परिवहन अधिकारियों की लचरता का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद भी बसों में सीट के लिए लोगों को काफी मारामारी करनी पड़ी। शहर के बस अड्डों पर बसों की संख्या में कमी के चलते यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के अधिकारियों की लचर व्यवस्था के चलते यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। भाईदूज के त्योहार के बाद शुरू हुए बड़ी तादाद में आवागमन ने विभागीय अधिकारियों के वायदों की पोल खोल कर रख दी। शहर के बस अड्डों पर अपने गंतव्य तक जाने के लिए यात्रियों को खासा परेशानी झेलनी पड़ी। रूट पर बसों की संख्या में कमी के चलते यात्रियों को घंटों बसों के इंतजार में रहना पड़ा। रूट पर संचालन की कमी के कारण लोगों को बसों में स्थान पाने को भी मारामारी करनी पड़ी। क्या बसें है नहीं? कहाँ जाना है आपको? मनी आना मनी। तो बसें है नहीं, क्या है? बस है ही नहीं है यहाँ पर। आधा एक घंटे से खड़े हुए हैं यहाँ दौड़ने के लिए, कोई साधन नहीं है यहाँ पर। अंदर इंक्वायरी काउंटर की बात करी? हाँ करते हैं, कहते अभी आ रही है, कोई जवाब नहीं देते हैं वहाँ से। फिलहाल आप बैठने का भी कोई वो नहीं है, यहाँ पे जमीन पे बैठे हुए हैं, एटलीस्ट थोड़ी तो। आप यहाँ कब से खड़े हुए हैं? हमें हो गया करीबन आधा एक घंटा। आप यहाँ इंक्वायरी काउंटर से पता कर रही है, तो क्या कुछ कहा जा रहा है, कब तो बस आएगी? कोई इंक्वायरी कुछ वो नहीं है, कह रहे हैं कि त्योहार की वजह से थोड़ा शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया है। जहां त्योहार से पहले परिवहन निगम के अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं भी बनाई थी, जिनमें लोगों को सुचारू रूप से सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों की उचित व्यवस्था के दावे भी किए गए थे। मगर वही धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ईदगाह बस स्टैंड हो या अंतर्राज्यीय बस अड्डा, सभी जगह यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए बसों के पीछे दौड़ने के नज़ारे आम हैं। आखिर ये किस तरह के अधिकारियों के इंतजामात थे जिसके कारण लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी। पर्यटन नगरी आगरा में अब ऐतिहासिक इमारतों की मरम्मत का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके चलते अब अधिकारियों का ध्यान ताजमहल में फैली बदहाली की तरफ भी आ गया है, जिसके तहत अधिकारियों ने स्मारकों में मरम्मत का काम शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले समय में ताजमहल का एक नया रूप सैलानियों को देखने को मिलेगा। ताजमहल जो आज हिंदुस्तान की पहचान है, जिसके रखरखाव के लिए राज्य सरकार और प्रदेश सरकार रुपया पानी की तरह बहाती है, वहीं बेमिसाल स्मारक भी हिंदुस्तान की हर वर्ष करोड़ों रुपए के राजस्व की प्राप्ति भी करवाती है। कुछ सालों से स्मारक के मुख्य प्रवेश द्वार के पास की स्मारक जर्जर पड़ी थी, जिसकी तरफ किसी अधिकारी का कभी कोई ध्यान नहीं गया। लेकिन अब अधिकारी अपनी नींद से जागे हैं और जर्जर पड़ी स्मारक की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में ताज दीदार को आने वाले सैलानियों को स्मारक का एक नया रूप देखने को मिलेगा। ये काफ़ी समय से क्षतिग्रस्त पड़ी जगहें थी, जहाँ पे टूट फूट थी बहुत बुरी तरह, बहुत बुरे हाल थे। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ASI जाग गया है और उसने इसके संरक्षण का कार्य शुरू कर दिया है। लगता है कि शायद ये अपने पुराने उस पर उरूज पे आ जाएगा और लगने लगेगा कि हाँ वाकई ये मुगलिया सल्तनत की एक यादगार चीज़ जो है सही सलामत इस धरोहर को रखा जा रहा है।
खैर देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार स्मारक की मरम्मत का काम तो शुरू हुआ। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि अधिकारी इस मरम्मत कार्य को कब तक पूरा करवा पाते हैं, ताकि ताज दीदार को आने वाले सैलानी स्मारक का एक नया रूप जल्दी देख सकें और देश की छवि धूमिल होने से बच जाए। मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सफाई अभियान चलाया। एसएन मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम गृह के पास युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सफाई कर स्वच्छता का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाने का भाजपा युवा मोर्चा ने संकल्प लिया। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने सोमवार को एसएन मेडिकल कॉलेज में सफाई अभियान चलाया। पोस्टमार्टम गृह के पास वर्षों से पड़ी गंदगी को भाजपाइयों ने झाड़ू लगाकर साफ किया। मेडिकल कॉलेज से हर रोज निकलने वाले सॉलिड मेडिकल वेस्ट को भी सफाई कर्मी खुले में फेंक देते हैं। खुले में मेडिकल वेस्ट डलने की वजह से मरीज और तीमारदारों का यहां से गुजरना तक मुश्किल हो गया है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सोनू चौधरी के मुताबिक मेडिकल कॉलेज में सफाई होने से हजारों मरीजों को लाभ मिलेगा। भाजपा नेता गोविंद चाहर ने स्वच्छता का संकल्प लेते हुए हर माह सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह का अभियान चलाने का संकल्प लिया। स्वच्छ अभियान चलाया है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आगरा जिले के आसपास से और आगरा जिले से सब लोग यहाँ अपने आप को दिखाने के लिए आते हैं, बीमार होते हैं तब, और ऐसा महसूस होता है कि यहाँ गंदगी के ढेर से ज़्यादा बीमार होते हैं, ना कि अपनी जो परेशानियाँ जो बीमारियाँ होती है उनसे। इसलिए आज सब भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पूरे ऐसे इमरजेंसी में सफाई अभियान चलाकर यहाँ स्वस्थ वातावरण देने का काम किया है। और आने वाले समय भी हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि हम सब लोग ऐसे इमरजेंसी में जब भी गंदगी होगी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिले के लोग आकर यहाँ सफाई अभियान चलाएंगे और यहाँ सभी मरीजों को स्वस्थ वातावरण देने का काम करेंगे, जिससे कि सारे लोग जो भी लोग दूर दराज से आते हैं वो स्वच्छ वातावरण में अपना इलाज कराकर और स्वस्थ होकर अपने घर जा सकें। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने चलाई है, पूरे हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी पूरी लॉबी है, उसके द्वारा आगरा के एसएन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हाउस के पास में आज हम गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, उनको हटा करके और एक संकल्प ले रहे हैं कि हम अपने घर परिवार से शुरुआत तो कर चुके हैं। जिले का जो एक सेंटर पॉइंट है यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं और भी लोगों में इस तरह की जागरूकता फैले कि इस तरह से हम लोग सफाई अभियान चला रहे हैं। तो हम लोग संकल्प ले लिया जहाँ भी हमें कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखाई देंगे, तहसील हो या कमिश्नरी हो या कलेक्ट्रेट हो या कोई भी हॉस्पिटल हो, हम उसको गंदगी को हटाने का काम करें। बीटीसी 2013 की द्वितीय काउंसलिंग सोमवार को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में संपन्न हुई। काउंसलिंग में सभी अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। एससी और एसटी वर्ग की काउंसलिंग के लिए सुबह से ही डाइट परिसर में अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बीटीसी 2013 की द्वितीय काउंसलिंग सोमवार को संपन्न हुई। काउंसलिंग में भाग लेने के लिए सुबह से ही डाइट परिसर में अभ्यर्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया। डाइट प्राचार्य नरेश वर्मा के मुताबिक एससी एसटी अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। डाइट प्राचार्य ने काउंसलिंग में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों से मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लाने की अपील की। काउंसलिंग कराने वाले सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। ओबीसी और एससी एसटी फीमेल आर्ट इन अभ्यर्थियों की हम लोग काउंसलिंग करा रहे हैं और इनके लिए हम लोगों ने जो काउंटर बनाए हुए हैं, एक ओबीसी काउंटर है और एक एससी एसटी काउंटर। सर ऐसा कोई प्रपत्र है जो कंपलसरी किया गया हो जिसको लाना जरूरी हो? एक तो सारे उनके शैक्षिक अभिलेख प्लस डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र कंपलसरी रूप से लाना अनिवार्य है और उनका जो कार्ड है जो निकालना है। बीते दिनों हुई काउंसलिंग में मुन्ना भाई के पकड़े जाने के बाद जाति और मूल निवास प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद शुरू हुई द्वितीय काउंसलिंग में छूटे हुए अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाएगा। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन एडमिट कार्ड की कॉपी भी साथ लाने के निर्देश दिए हैं। काउंसलिंग में भाग लेने आए अभ्यर्थी सुबह से शाम तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। आगामी 1 नवंबर से एसएन मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एनसीआई और यूजीसी से अनुमति मिलने के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला बीएससी नर्सिंग कोर्स चलाने वाला मेडिकल कॉलेज हो गया है। इस वर्ष नर्सिंग कॉलेज में 40 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। कई वर्ष के अथक प्रयास के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज को आखिरकार सफलता मिल ही गई। मेडिकल कॉलेज में अगले माह से नर्सिंग कॉलेज का शुभारंभ हो जाएगा। नर्सिंग काउंसिलिंग ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त होने के बाद जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी।
सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अजय अग्रवाल के मुताबिक बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, बीएससी नर्सिंग के लिए हमारी जितनी भी जो वो थी फॉर्मेलिटीज़ थी, यूनिवर्सिटी की, नर्सिंग कॉलेज की, नर्सिंग उसकी काउंसिल की और स्टेट गवर्नमेंट की, वो सब हमारी पूरी हो चुकी हैं। बस स्टेट गवर्नमेंट से भर्ती की प्रक्रिया में क्या नियम लागू होना है कि साक्षात्कार के बेसिस होना है या रिटन टेस्ट के बेसिस होना है, ये पत्र आना है, अभी आ जाएगा। उसके बाद हम कल उस पर निर्णय लेते हुए कल जो अभ्यर्थी आएंगे उनके साथ वही कर दिया जाएगा, साक्षात्कार अथवा रिटन टेस्ट। नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ होने के बाद एसिन मेडिकल कॉलेज को प्रथम नर्सिंग कॉलेज संचालित करने का गौरव मिल जाएगा। पिछले कई वर्ष पहले ही कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के लिए भवन भी बनकर तैयार हो चुका है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबद्धता की फाइल स्वीकृत न होने की वजह से अग्रिम प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब विश्वविद्यालय से संबद्धता मिलने के बाद 40 सीटों पर 1 नवंबर से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। विगत दिनों NCI की टीम ने कॉलेज का निरीक्षण कर NOC भी प्रदान कर दी थी। नर्सिंग कॉलेज शुरू होने से नर्सेज की कमी से जूझ रहे मेडिकल कॉलेज को काफी राहत मिलेगी। शिक्षा विभाग द्वारा निकाली गई सहायक शिक्षक भर्ती के आवेदनों से डाक विभाग को अच्छे राजस्व की प्राप्ति हुई है। डाक विभाग के डाकघरों में सालों से स्टॉक में रखे पोस्टल ऑर्डर का सफाया हो गया है। वहीं लाखों की संख्या में पोस्टल ऑर्डर की बिक्री के बाद भी डिमांड अभी भी बनी हुई है। इन दिनों डाक विभाग की चांदी और राजस्व में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। डाक विभाग के पोस्टल ऑर्डर की मांग लगातार बढ़ रही है। वहीं पोस्टल ऑर्डर्स की बिक्री की संख्या लाखों का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे डाक विभाग को लाखों का राजस्व प्राप्त हुआ है। जी, आज के बाद बिक्री में कमी हो जाएगी। वैसे आगरा फोर्ट पर आ गए आज। अच्छा, तो आगरा फोर्ट पर बिक्री होगी। हमारे पास 20,000 आई थी, 20 रुपये वाली, वो आज सेल हो गए। अब 20,000 करीब या जो भी है, ये तो मालिक नहीं, पर आगरा फोर्ट बैग आए हैं, वहाँ भी। सर देखा जाए अगर WHO की बात करें तो पता चलिए तो कितनी संख्या में अब तक पोस्टल ऑर्डर बिक चुके हैं, कितना राजस्व प्राप्त हुआ है अपनी? अब देखिए 20 वाले अभी जो आए थे तो 1,000 होते हैं एक पैकेट में, तो हमारे पास 20 पैकेट आए। 20,000। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग के माध्यम से 18 जिलों में सहायक अध्यापक की नियुक्तियां निकाली हैं, और जिसमें अभ्यर्थी के लिए B.Ed कक्षा का पास होना आवश्यक है, जो B.Ed पास अभ्यर्थियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं था। अक्टूबर माह की शुरुआत से अंत तक इन रिक्त पदों के आवेदकों की भीड़ लगी हुई है, जो अपनी आवश्यकता के अनुसार डाक विभाग के पोस्टल ऑर्डर खरीदकर स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के माध्यम से भेज रहे हैं और डाक विभाग को इस सेवा के लिए अच्छे राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। वहीं डाक विभाग को पोस्टल ऑर्डर्स की बिक्री और आवेदन फॉर्म भेजने के माध्यम से लाखों का भी राजस्व प्राप्त हो रहा है। और इसी के साथ फिलहाल ताज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।